तो अब सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं अपन, मतलब जेई के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चंस में तो स्पेसिफाइड होता नहीं है कि हम डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म यूज करके सॉल्व करें या मेट्रिसेस वाला फॉर्म यूज करके सॉल्व करें। तो इन क्वेश्चंस में जहां पे स्पेसिफिकली किसी मैट्रिक्स को यूज नहीं किया है, ठीक है, वहां पे हम डिटर्मिनेंट को यूज करके ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ना एक टेबल आप देख लें, है ना, अपन कर चुके हैं। और टेबल किससे रिलेटेड कि डिटर्मिनेंट्स को यूज करके जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो किन कंडीशंस में क्या सॉल्यूशन निकलता है, तो उससे रिलेटेड एक ट्री डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस ट्री डायग्राम को देखें, है ना, इसमें सारी सिचुएशन जो है वो अपन ने इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। तो अपने पास में जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहली चीज अपन क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं डी, है ना। 4 डिटर्मिनेंट होते थे, डी, D1, D2, D3, है ना, कौन कौन से हैं, है ना, ये दोबारा से क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं। तो यदि तो डी 0 नहीं है, ठीक है, तब तो यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है, तब तो क्लियर कट ही है। यदि डी 0 है तो फिर अलग अलग सिचुएशन हो जाती है। यदि डी 0 निकल गया तब हम D1, D2, D3 निकालेंगे। यदि D1, D2, D3 में से कोई भी, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे और लिखा हुआ है ना, D1 और D2 और D3 में से कोई भी यदि 0 नहीं निकलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, और एक चीज और कि जब भी सॉल्यूशन निकलता है तो जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कंसिस्टेंट। और जहां सॉल्यूशन नहीं निकलता है किसी भी केस में तो हम इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो d इजिकल टू 0 आ गया, हमने D1, D2, D3 निकाला जिसमें से कोई भी एक जो है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। और ये नो सॉल्यूशन एक्चुअली 2 केसेस में निकल सकता है। ठीक है, इस केस में, है ना, 2 अलग अलग केस बन सकते हैं नो सॉल्यूशन के। भाई एक तो क्या हो गया, 2 प्लेन्स यदि पैरेलल आ जाते हैं, ठीक है, तो 2 प्लेन्स जो हैं वो पैरेलल हो गए, एक इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन की अपन बात कर रहे हैं। तो 2 प्लेन पैरेलल हो गए और एक प्लेन यदि उन दोनों को इंटरसेक्ट करता है तो ऑब्वियसली कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये वाली सिचुएशन भी इसके अंदर आती है। और या फिर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये प्लेन्स आपस में, है ना, ट्राइंगल के रूप में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अपन ने इस साइड से देख रहे हैं, प्लेन के एज से देख रहे हैं अपन, तो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं ताकि जिस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पैरेलल है ना। प्लेन्स मेक ट्राइंगल ऑफ पैरेलल लाइंस एट इंटरसेक्शन। ठीक है, ये इसको 3D में बनाएंगे तो ये लाइनें जो है ना कुछ इस टाइप से चली जाएंगी। आप देखिए जो इंटरसेक्शन वाली लाइनें हैं, है ना, पैरेलल होंगी, इस टाइप से चली जाएंगी, पर ये अपन ने साइड से बनाया। ठीक है, तो ये नो सॉल्यूशन के, है ना, 2 कंडीशंस हो गई। ये विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बना दिया। तो अब हम, यदि ये सिचुएशन आ गई, है ना, तो हम चेक कैसे करेंगे कि भाई, है ना, कि ये वाली कंडीशन है या ये वाली कंडीशन है। तो उसके लिए तो आपको इक्वेशन देख के ही पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। इक्वेशन में 2 प्लेन्स यदि पैरेलल आ जाते हैं, है ना, और पैरेलल कैसे देखेंगे, उनका जो एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ कि a1x प्लस b1y प्लस c1 b1y प्लस c1z इज इक्वल टू सपोज d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ठीक है, अब ये यदि पैरेलल होती हैं तो कंडीशन क्या है, a1/a2 वो b1/b2 के बराबर होगा और वो c1/c2 के बराबर होगा। तो वो हमको देख के ही पता लगाना है कि, है ना, ये कंडीशन है या ये कंडीशन है। ठीक है, कहने का मतलब ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में जरूरी नहीं है कि हर केस में 2 प्लेन्स पैरेलल ही आएंगे, है ना, ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा, अब क्या, d इज इक्वल टू 0 तो आ गया और d1, d2, d3 वो भी सारे के सारे 0 आ गए। ठीक है, तो इसमें भी 2 सिचुएशंस बनती हैं, है ना। 2 सिचुएशंस क्या बनती हैं कि भाई या तो 2 प्लेन्स जो हैं वो आइडेंटिकली हैं, है ना, सुपर इम्पोज, यहाँ मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस दे करके बना रखा है ना, शो करने के लिए कि 2 अलग अलग प्लेन्स हैं।
बट दो प्लेन्स जो हैं आइडेंटिकल प्लेन्स हैं, ठीक है, और तीसरा प्लेन उनको कट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इन्फिनिट लाइंस पे कट करेगा, है ना, इन्फिनिट सॉल्यूशंस। और दूसरी सिचुएशन क्या हो गई कि ये प्लेन्स जो हैं एक कॉमन लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दिख रहे हैं, है ना, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल था ना, तो कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं था, बट यदि ये ग्रीन वाला जो प्लेन है इसको मैं ला करके और यहाँ से यदि काट दें, यहाँ से यदि काट दें, जैसे मैंने यहाँ कर रखा है, ठीक है, तो अगेन इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तीनों प्लेन आपस में एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और D1, D2, D3 यदि 0 है तो एक कंडीशन और हो सकती है जहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। वो कब हो गई, जब प्लेन्स में आपस में गैप है ना, आइडेंटिकल नहीं है ऑब्वियसली, है ना, आपस में गैप है और प्लेन्स पैरेलल है ना, जैसे यहां मैंने शो कर रखा है, तो अगेन नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इस वाली कंडीशन में भी इक्वेशंस क्या हुई, नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। और इन्फिनिट सॉल्यूशन के केस में भी ये इक्वेशंस जो हैं वो क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगी, ठीक है। तो ये समरी हो गई, है ना, जो जब अपन ने डिटरमिनेंट किया था सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो ये सब डिस्कस किया था, है ना। तो अब क्वेश्चंस करते हैं अपन, तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट लैम्डा बी रियल नंबर फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तीन इक्वेशन दे रखी हैं, हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो लैम्डा इज द रूट ऑफ विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है लैम्डा निकालना। तो ये तीन इक्वेशन जो दे रखी है ना, इसको लिख लेते हैं एक बार, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, फिर ये बिना लैम्डा वाली इक्वेशन लिखते हैं पहले, 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू -5, और 4x प्लस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा जेड इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अभी अपन ने देखा इन्फिनिट सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होल्ड होनी चाहिए, है ना, हर केस में, चाहे दो प्लेन सुपर इम्पोज करें या फिर तीनों प्लेन जो हैं वो एक सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट करें, दोनों ही केस में क्या कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो d इस केस में क्या हो गया, 1 1 1, बेसिकली x y z के कोएफिशिएंट 3 2 -4 और 4 लैम्डा माइनस लैम्डा, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको यदि अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, C2 को अपन रिप्लेस कर रहे हैं C2 माइनस C1 से, और C3 को रिप्लेस कर रहे हैं C3 माइनस C2 से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 0, 3 माइनस 1 माइनस 6 और 4 लैम्डा माइनस 4 और माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो अब डिटरमिनेंट को अपन खोल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 6 इंटू लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा जो है वो 3 आ गया, ठीक है। तब लैम्डा इज इक्वल टू 3 की वैल्यू जो है वो इन इक्वेशंस में डाल करके देख लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। तो इसमें जो इक्वेशन सी जो है ये वाली, है ना, ये सेटिस्फाई करती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इक्वेशन करते हैं, इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी ये तीन इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, तो लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू पूछिए अब की बार, म्यू जो है वो राइट हैंड साइड में है। तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस के लिए पहली कंडीशन तो क्या है, d इज इक्वल टू 0 का होना मस्ट है, ठीक है। तो d 0 का इम्प्लीकेशन क्या हुआ, है ना, d निकालते हैं अपन, d जो है वो ये है ना, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स 1 1 1 1 2 2 और 1 3 लैम्डा, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगेन इसको, है ना, एक राउंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं, C2 को रिप्लेस कर देंगे C2 माइनस C1 से, और C3 को रिप्लेस कर रहे हैं C3 माइनस C2 से, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 1 1 1 0 1 2 और 0 0 लैम्डा माइनस 3, और ये क्या 0 के बराबर। तो इसको अपन सॉल्व कर लें लैम्डा के लिए, तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाती है, लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाती है, ठीक। तो इसको अपन नोट कर लेते हैं और जगह बना लेते हैं। तो लैम्डा निकाल लिया, अब म्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस के लिए दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि
D1 D2 D3 ये 0 के बराबर होते थे, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं D3 ले लेते हैं, है ना। D3 में ये x के 3 कोएफिशिएंट जो हैं वो तीनों 1 1 1 है ना, ये आ जाएंगे, तो उससे थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। तो है ना, D3 जो है वो क्या हो जाता है 1 1 1 1 2 3 और 5 6 और म्यू, है ना, ये राइट हैंड साइड के कांस्टेंट। तो ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट है ना, इसको आप सॉल्व कर लें तो म्यू की क्या वैल्यू आ जाती है, म्यू की वैल्यू आ जाती है 7। तो हमसे क्या पूछा है लैम्डा प्लस म्यू की क्या वैल्यू आ जाती है 10, है ना। तो ये आपका आंसर सी पार्ट